मेरा चुन हो तुम की सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। प्लीज बगैर स्किप के रेड कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर किसी ने उसकी अभी तक एक भी एपिसोड रेड नहीं की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ तमाम नॉवेल्स के लिंक मौजूद हैं। अब चलते आज की एपिसोड की जानिब। मेरा चुन हो तुम सेकंड लास्ट एपिसोड। वोट माहरूख आपकी बेटी, वो बामशक्ल बोल पाई। हम फज़ा, वो मेरी बेटी है। जब तुम लोग घर छोड़कर गए थे तो मैंने फरहान नाम के लड़के से शादी की थी और हमारी दोनों की बनी नहीं तो इसलिए मुझे 4 माह के बाद ही तलाक दे दी। मैं जब तलाक लेकर घर वापस आई तो अगले दिन ही मैं प्रेग्नेंट थी। ये बात मुझे मालूम हुई, मां बनने का कोई एहसास नहीं जागा, बल्कि मैं इससे अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने की सबसे बड़ी रुकावट समझने लगी। मैंने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मुझे बताए कि इस हमल को ज़ाया कैसे करूं, लेकिन सब ने यही कहा कि अगर मैंने ये हमल ज़ाया कर दिया इसके बाद शायद मैं मां बनने की सलाहियत खो दूं। मुझे मजबूरा उसे रखना पड़ा और 7 माह के बाद जब माहरूख हुई तो मैंने फरहान से राब्ता करने की कोशिश की और इसे पैगाम भेजा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इसे अपनी ही सेक्रेटरी से साथ देखा तो मुझे जैसे आग से लग गई कि मैं इस बच्ची को पाँव की जंजीर बना कर रखो और ये शख्स किसी और के साथ मौजी करता फिरे। मैंने माहरूख को एक यतीम खाने में देने का फैसला किया, मगर आलियान बीच में आ गया। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा तो मैंने गुस्से से कहा कि वो इस बच्ची को पाल ले, तो उसने बगैर हिचकिचाहट के 2 माह की माहरूख को गोद लिया और मैंने जाहिद नामी इंटरनेशनल बिजनेसमैन के साथ शादी कर ली। जाते ही प्रेग्नेंट हुई तो उस शख्स ने मेरे ना चाहने के बावजूद इस बच्चे को दुनिया में लाकर दम लिया। वो इंतहाई खुश्क मिजाज और गुस्सैला आदमी था, दीवानगी निछावर करता था और मैं इसकी दीवानगी में खोई थी कि एक दिन फहद को देखते माहरूख की याद आई। मैंने जब जाहिद से माहरूख के बारे में बात की तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने पहली बार मुझ पे हाथ उठाया और माहरूख के मुताल्लिक वाहियत बातें की। मैंने दोबारा कभी नाम ना लिया, यहाँ तक कि अम्मार आ गया। फिर इसके बाद दिलेज़े मगर माहरूख के लिए दिल में मोहब्बत बढ़ती गई और वो इस बात पे मुझ पे इतना नाराज़ होता कि गाली गलौज करता रहता और मैं माहरूख के लिए तड़पती मचलती। तो तब मुझे अपने गुनाह याद आते। वो इलेज़े को मुझसे दूर रखता कि मैं इसमें माहरूख को ना ढूंढूं। वो बोलती चली गई। सबदम साधा इसकी बातें सुन रहे थे। सब बातें ठीक ही तो मुझे ये भी बता दें कि आलियान पहले भी ऐसा था कि मेरे जाने के बाद हुआ। आप और फारिस भाई ही थे ना जिन्होंने कहा था कि उसका किरदार नहीं ठीक, उसने रोते हुए पूछा। फारिस ने ये क्यों कहा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इसके साथ रही हूँ हमेशा। वो किस सीन भी ग्लास वॉल के बीच करता था। वो लड़कियों से बहुत अच्छे से बात करता था। इसकी बहुत सारी फ्रेंड्स थी मगर वो सिर्फ एक हद तक, किसी लड़की से ना पहले फिजिकल रिलेशन था और ना अभी है। वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगा ताकि लोग उसे बुरा कहें, और ऐसा हवा भी वो अपनी उन हरकतों की वजह से आए दिन न्यूज़ की हेडलाइन रहा है। मगर अब भी मुझे यकीन है कि ये सिर्फ दिखावा है। वो दुनिया के सामने खुद को बुरा बनाता है। आज भी ना उसे शराब की आदत है ना शबाब की। उसने बचपन से एक ख्वाब देखा कि वो किसी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक लड़की को देखता है। बरसों वो ख्वाबों में इसके पीछे भागा मगर कभी चेहरा नहीं देख पाया। जब तुम्हें देखा तो उसे फिर वही ख्वाब आया, मगर इस बार चेहरा देखा, वो तुम थी। वो इंकिशाफ पे इंकिशाफ किए जा रही थी और फज़ा खुद को ज़मीन में गड़ा हुआ महसूस कर रही थी। और बाकी सबका हाल भी मुख्तलिफ नहीं था। सूरी, मैंने उस वक्त जो सही लगा वो किया। मैं उस वक्त बहुत जज्बाती हो गया था और मुझे लगा कि फज़ा की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी तो बस ये कर गया। फारिस शर्मिंदगी भरे लहजे में बोला। इसे बरसों पहले अपने वो अल्फाज और आलियन को मारा थप्पड़ याद आया तो फलजा ने करब से उनकी मैच ली।
اب مجھے بتائیے میں ان کا سامنا کیسے کروں، کیا کہوں میں جا کر ان سے؟
लाउंज में इतना सन्नाटा था कि सोई गिरने आवाज तक भी सुनाई दे सकती थी। क्या जरूरत थी उन सबको लेकर उनके रूम में जाने की? इतनी मुश्किल से संभाला है मैंने इन्हें, वो बाहर आकर तानिया पे चलाते हुए बोला। माम को मिलना था, वो बहुत याद करती हैं, ये बात तुम्हें मालूम तो है, तानिया ने कहा। मिल लिया ना इन्होंने, अब उनसे बोलो कि अपने अपने घर जाए, वो सपाट लहजे में बोलता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। सबकी निगाहों ने इसके उछल होने तक इसका पीछा किया। फिर वो लोग इजाजत लेकर गए तो तानिया उठकर बच्चों के रूम की जानिब बढ़ गई। वो चारों लाउंज में बैठे थे और फरीदा रूम में सोने चली गई थी। फारिस और मरहा अपने घर जाने की बजाय खान हाउस आ गए थे। हानिया के तो तब से अब तक आंसू नहीं थमे थे और फारिस तो बस गुमसम सा था। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा हनी, जरीब ने उसे बाहों के हिसार में लेते हुए कहा। बिल्कुल, और फारिस इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा, आप उनसे रोज मिलने जाएं, वो शायद आप लोगों को देखकर ठीक हो जाएं। मैं जानती हूँ ये आपके लिए बहुत बड़ा गम है, लेकिन अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। मरहा ने फारिस ने हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। हो ठीक कहा तुमने, बस दिख ये है कि हम इतने अनजान थे, वो नाराज थे हमसे तो हम अपने फराइज तक भूल गए। मैंने तो आलियन तक से नहीं पूछा उनके मुताल्लिक, फारिस ने करब भरे अंदाज में कहा। और मैं अपने भाई की आंखों का हज़न वाओ मलाल तक नहीं पढ़ सकी, इसके चेहरे पे बरसों की थकावट नहीं देख सकी। दिल चाहता था कि उनसे उनके बदले रवैये का पूछूं, मगर मैंने पूछा ही नहीं। उनके ये गुस्से, झलाहट को हम समझ ही नहीं पाए। हम में से कोई इसकी जगह होता तो ये सब कभी सहा ना पाता। वो सबको संभाल रहा था, यहाँ तक कि माहरूफ को पाला पोसा और हमसे ज्यादा अच्छी तरह। हानिया करब भरे लहजे में बोली। आप दोनों का कसूर नहीं, कसूरवार मैं हूँ। काश उस वक्त मैंने फारिस को रोक लिया होता तो शायद सब ठीक होता, मरहानम लहजे में बोली। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हारी हिफाजत करना भी मेरा फर्ज था और उनकी खबर लेना भी, मगर मैं इतने गुस्से में था कि उनसे जिंदगी भर ना मिलने का फैसला कर लिया। मैंने अपने फराइज ठीक से नहीं निभाए, कसूरवार मैं हूँ, फारिस बोला। ये इन बातों का वक्त नहीं है, जो हो गया सो हो गया, हम माजी नहीं बदल सकते मगर अब के हालात और आने वाले हालात सुधार सकते हैं। आलियन, फलजा का रिश्ता संवारने के मुताल्लिक सोचना होगा, जरीब ने कहा। कैसे होगा ये? फारिस ने लब कुचलते हुए पूछा। ये तो फलजा को ही कोशिश करनी होगी, हम तो बस इसे गाइड कर सकते हैं। जरीब ने कहा तो वो परसोच अंदाज में सर हिलाते अपनी अपनी सोच में डूब गए। फलजा ने कमरे के बाहर खड़े होकर दो तीन गहरे गहरे सांस ले के एकदम से किसी चलाने की आवाज आने लगी। वो हड़बड़ा कर पीछे हुई और हैरानगी से नीचे देखने लगी। उससे पहले कि कुछ समझती कि आलियान अपने कमरे से नंगे पांव निकला और तकरीबा दौड़ता हुआ सीढ़ियां उतरकर नीचे की जानिब बढ़ा और वो भी तेजी से इसके पीछे लपकी। वो नीचे आए तो खावर आफंदी की हालत देखकर इसका दिल बोझल हो गया। उसका दिल आलियन की मुश्किलात से जैसे भर भर जा रहा था। वो खावर आफंदी के हाथों मार खा रहा था मगर इसके माथे पे एक शिकन नहीं थी। इन्हीं बामशक्ल रलीकस करके मेडिसिन देने के बाद बाहर आया और सब पे चलाकर कमरे की जानिब बढ़ा। तो वो भी इसके पीछे पीछे कमरे में आई तो वो शर्टलेस खड़ा वार्डरोब से कपड़े निकाल रहा था। सो सूरा, वो उसे पीछे से हैग करती ससक उठी। वो उसे एक झटके से बाजू से पकड़े वार्डरोब से लगाता खून नखुर निगाहों से देखने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह आंसू बहाकर मुझे हैग करते हुए माफी मांगोगी तो मैं मुआफ कर दूंगा? वो इस गले से जकरे गारा कर बोला।
जिस तरह माफ़ी चाहते वैसे मांग लूंगी, वो नम लहजे में बोली। मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, दरअसल मुझे तुम्हारी ही अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमसे बेजार हो चुका हूँ। हर शख्स के सब्र के इंतहा होती है और मेरी इंतहा ख़त्म हो चुकी है। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे पीछे पागल नहीं रह सकता। मुझे हक़ है कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। मैं एक फ़ैसला कर चुका हूँ कि तुम्हें तलाक दे दूँ। हमारे दरमियान कुछ नहीं हो सकता। ये एकतरफा मोहब्बत से थक चुका हूँ, वो उसे छोड़ते हुए बोला तो वो फिर चेहरे से उसे देखने लगी। ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं आप मम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तब से ही जब से आपने अपने इस घर में किचन में बैठे अपनी मोहब्बत की भीख मांगी थी, मेरा दिल आपकी तरफ माइल होना स्टार्ट हो गया था लेकिन किसी तीसरे ने आकर तुम्हें ये कहा कि मैं एक बदकिरदार इंसान हूँ और तुमने मान लिया। किया मैंने कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी की? हाँ, मानता हूँ कि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी के पेपर साइन करवाए जिसकी वजह सिर्फ यही थी कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं इस ज़बरदस्ती की शादी के बाद तुमसे कई बार अकेले में मिला। किया मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती करने की कोशिश की थी कि जिससे लगता कि मैं एक बदकिरदार और हुस्न-परस्त इंसान हूँ। मैं तो शोबिज़ का वो सितारा था कि जिसके पहलू में सोने के लिए कई लड़कियां तैयार थी। मैंने कभी अपनी हद पार नहीं की थी लेकिन तुमने मेरे अंदर हिज्र का ऐसा जहर भरा कि मैं अपनी हदें भूलता चला गया। चलो तुम्हें माफ़ी चाहिए ना तो वो साल वो किरदार वो पहले का आलियान लिटा दो। लिटा सकती हो तुम, नहीं लिटा सकती। अब मैं तुम्हारी मोहब्बत को जूती की नोक पे रखता हूँ। नफरत से हो गई है तुमसे। वो उसे कंधों से दबोचे धाड़ा और फिर उसे पीछे को धकेलता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो वहीं जमीन पे बैठी रोने लगी। वो फरश होकर आया और सोने के लिए लेट गया। वो पूरी रात रोती रही थी, वो कठोर बना लेटा रहा। अगले दिन सुबह उठा और इस पे एक निगाह डाले बना ऑफिस के लिए निकल गया। वो अपने फोड़े की मानिंद दिखते सर के साथ आकर बिस्तर में लेट गई और कुछ देर में उसे शदीद माइग्रेन पेन शुरू हुआ जिससे उसकी उल्टियाँ शुरू हो गई। वो निढाल सी लेटी थी कि तानिया कमरे में आई। फज़ा क्या हुआ तुम्हें, तुम बाहर ही नहीं निकली, ये रंग इतना जर्द क्यों हो रहा है, वो इसके पास बैठते हुए बोली। माइग्रेन पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा, वो बामशक्ल बोल पाई, इससे दर्द से बोला तक नहीं जा रहा था। मैं आलियन को फोन करती हूँ, वो हॉस्पिटल ले जाएगा, वो अपने साथ लगाते हुए मोहब्बत से बोली और आलियन को कॉल की तो फोन से इसकी फाड़ खाने वाले अंदाज में आवाज गूंजी। आली घर आकर फज़ा को डॉक्टर के पास ले जाओ, उसे शदीद माइग्रेन पेन है, तानिया ने कहा। वो खुद डॉक्टर है, उसे कह दी पेन किलर लेकर सो जाए और ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए फोन मत किया करें। वो कहता फोन बंद कर गया। इंतहाई बदतमीज है ये, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, तानिया ने कहा। नहीं तानिया आपी मम, मैं पेन किलर ले लेती हूँ, आप किसी मुलाजिमा के हाथ दूध भेज दें, उसने आहिस्ता से कहा तो तानिया उठकर बाहर निकल गई। इसने दूध लेकर मेडिसिन ली, फिर से वोमिट आने लगी तो वो उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वो कली करती जैसे ही बाहर आई तो दर्द इस कद्र शदीद था कि वो सर को थामे दर्द से चीखें मारने लगी मगर कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर नहीं जा रही। वो दरवाजे तक जाना चाहती थी मगर कदम उठ ही नहीं रहे थे और इसके नाक और मुंह से खून छूट गया, वो जमीन पे गिरती चली गई। आलियन इसके आंसुओं से काफी डिस्टर्ब था मगर इसके सामने कठोर बना रहा। फिर तानिया ने कॉल पे इसकी माइग्रेन पेन का बताया तो वो मजीद डिस्टर्ब हुआ लेकिन अपनी अना को मुकद्दम रखा और कठोर बनकर जवाब दे दिया मगर दिल बेचैन सा हो गया था। वो कीज उठाता घर के लिए निकला। वो अभी लाउंज में ही था कि मुलाजिमा मुतूहश अंदाज में सीढ़ियों उतरती नीचे आई।
छोटी बेगम साहिबा, वो भाभी जी के मुंह और नाक से खून निकल रहा है और वो बेहोश पड़ी हैं। मुलाजिमा की बात पे वो पागलों की तरह कमरे की जानिब भागा और उसे खून में लथपथ देखकर उसे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई।